यस सर। वेक्टर्स। सर वो अब तक शीट नहीं मिली हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट अभी तक नहीं मिली। नहीं सर। मैं आपको बोलता हूँ, मैं दोबारा से एक बार ना। यस सर। चलिए वेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? वेक्टर्स के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हो। क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एनी फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही कंडीशन होती है। और कुछ होता है क्या? ट्रायंगल लो। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें, बिल्कुल ठीक है जी। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें। देखिए, अगर आप उस वेक्टर की डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, उसको वेक्टर बोला जाता है, तो वो कंप्लीट नहीं है। उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वाली कंडीशन भी साथ में होनी चाहिए। ठीक है ना? पढ़ा है ना ये बात? यस सर। यस सर। एनी फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction and also follows the vector law of addition. ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, इसलिए मैं इसको कंबाइन तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिख देता हूँ। इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक, ये डेफिनेशन होती है। any quantity which has magnitude and direction and also follows the vector law of addition is called a vector। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं फिजिक्स में, क्या क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज के, राइट। फोर्स भी है, राइट। अब बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की जी। वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता कि अगर ए बी वेक्टर लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं? एक एरो बना लेते। जो फर्स्ट लेटर है, फिर वो सेकंड लेटर है, और फिर उसके ऊपर ये साइन। और इसका ऑटोमेटिक मीनिंग होता क्या है? इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है जी, और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है? बी। तो अगर कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा गया है तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग होता है कि जो पहले वाले लेटर लिखा गया है वो उसका इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरी वाली वैल्यू लिखा गया है वो फाइनल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस है, देखिए ये है ए बी वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में है क्या? इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है और उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? तो अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जो ए और बी पॉइंट होंगे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये मैग्नीट्यूड। यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, जो ए और पॉइंट ए और बी पॉइंट हैं,
उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी वेक्टर बोलेंगे। और इसको लिखा कैसे जाता है, मैग्नीट्यूड को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मॉड के अंदर। कि अगर मैं ए बी वेक्टर लिख के साथ में ये वाले साइन लगा देता हूं तो ये वाले साइन ऑटोमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड जानने में इंटरेस्टेड हूं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट वेक्टर नहीं बताते। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेक्टर के बारे में पता है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो कि भाई उसका मैग्नीट्यूड भी पता है। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है तो क्या वेक्टर के बारे में कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ वेक्टर कौन सा होगा? नो सर। No, sir. उसके बारे वेक्टर के बारे में नहीं बता सकते ना, क्योंकि अब आपको सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पता है तो डायरेक्शन तो आप अभी भी आपके लिए अननोन है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट वेक्टर जानने के लिए तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो सेकेंड वाले पॉइंट में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, आपको डायरेक्शन पता नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप ए बी वेक्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, सही है। Yes, sir. तो इसी पॉइंट से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि दो वेक्टर बराबर हैं, कोई दो वेक्टर बराबर है, तो अगर दो वेक्टर बराबर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, लेकिन वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। अगर कोई दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों वेक्टर भी बराबर होंगे, राइट? ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? yes, sir. हाँ जी, आगे चले। आगे चले। यस सर। Yes. अब रिप्रेजेंटेशन में एक चीज तो ये है कि भाई हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन में एक तरीका ये भी है कि हम लोग स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं और सिर्फ सिंगल लेटर ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दो लेटर लिखे गए हैं और जब दो लेटर लिखे जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक। और जब स्मॉल में लिखा जाता है तो स्मॉल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेटर ही लिखा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन रहती है वेक्टर को लिखने की, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की। तो जब तो दो टर्म लिखी गई है, दो अल्फाबेट लिखे गए हैं, उसका तो ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भाई आपको इनिशियल पॉइंट दिया गया है और आपको फाइनल पॉइंट दिया गया है, तो दैट इज वेक्टर। जब सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है तो सिंगल लेटर से डिनोट करने का मतलब ही क्या है, वो वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन वेक्टर्स में आपका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, आप इनको फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग आगे जाके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्री वेक्टर्स किसको बोलते हैं। तो जब भी एक सिंगल लेटर से लिखा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक फ्री वेक्टर होता है, आप उसे उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं करके चलते, उसका इनिशियल पॉइंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उसके इनिशियल पॉइंट को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली उसका फाइनल पॉइंट चेंज हो जाएगा।
जबकि जो पहला टर्म लिखा गया है, जो पहला रिप्रेजेंटेशन है ए बी वेक्टर वाला, इसमें फिक्स है जी, इनिशियल पॉइंट ए है जी, फाइनल पॉइंट बी है जी। सर स्मॉल वाले का भी आपने क्या बोला था? क्या कह रहे हो? स्मॉल वाले का भी आपने क्या बोला था इनिशियल पॉइंट के बारे में? बेटा इसमें जो ए बी वेक्टर के तरीके से लिखा है, इसमें जो ए है वो आपका इनिशियल पॉइंट है, तो इसमें जो वेक्टर है ये एक फ्री वेक्टर नहीं है, ये आपको इनिशियल पॉइंट फिक्स दिया गया है। जो आपका दूसरा वाला स्मॉल लेटर वाले चीजें लिखी गई हैं, स्मॉल लेटर वाले में आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता। जब इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप इनिशियल पॉइंट अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। फिक्स ना होने का ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होगा? उसको बदल सकते हैं, राइट? तो जैसा क्वेश्चन होगा, जैसी उसकी नीड होगी, आप उसके हिसाब से उसका अपना इनिशियल जो पॉइंट है वो बदल के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर थोड़ा सा ऊपर कर दोगे प्लीज, मैंने छूट गया था, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थैंक यू सर। ठीक। तो ये फर्स्ट वे है जिसमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बारे में बात चल रही है। इसमें एक सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है, इसमें ये कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं नॉट ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। ठीक। इसमें अगर लेंथ को रिप्रेजेंट कराना है तो लेंथ कैसे रिप्रेजेंट होगी या मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा? उसके लिए सेम ही बात है, जैसे यहाँ पे मॉड लगाया गया यहाँ पे भी मॉड लगा देते हैं जी, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। जो वेक्टर का नाम दिया गया है उसके आगे मॉड का साइन लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा जी। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल दें, मॉडुलस बोल दें, सब एक ही बातें हैं, लेंथ बोल दें। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है जी, ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी ऑलवेज पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे भी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ जी, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बात करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर किसको बोला जाता है? किसी को याद है पोजीशन वेक्टर कौन क्या होता है? जो ओरिजिन से स्टार्ट होके पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन करे पोजीशन के। बिल्कुल यस सर। Yes, sir. Position. एनी वेक्टर which starts from origin। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको किसी पोजीशन वेक्टर के बारे में बोला गया है कि लेट दिस ए पॉइंट हैज पोजीशन वेक्टर दिस, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। मतलब उसको वेक्टर के तरीके से अगर लिखा जाएगा तो मतलब स्टार्टिंग ओरिजिन से लेके एंड पॉइंट वो वाली वैल्यू हो जाएगी। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि हमें वो कोऑर्डिनेट दे दिए गए। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में हमेशा जिस भी वेक्टर के बारे में बात करी जाएगी उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा ओरिजिन होगा।
सेकेंड जीरो वेक्टर, Magnitude 0 and no particular Magnitude direction. Direction not defined. Yes, sir. Not different direction. मैग्नीट्यूड जीरो, 0. डायरेक्शन Indeterminate. तो जीरो वेक्टर के केस में क्या होता है कि भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम आ जाते हैं, राइट? तभी तो ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, राइट? नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, Magnitude 1. और direction मैग्नीट्यूड 1. डायरेक्शन तो वो क्वेश्चन के हिसाब से बदल तो सकता ही है, तो बहुत सारे, तो यूनिट वेक्टर को एक फिक्स वेक्टर नहीं है, ये बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, और उन सब में कॉमन बात क्या है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसकी लेंथ 1 यूनिट होगी। डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर बदल जरूर सकता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना? और यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? कैप लगा देते हैं कैप लगा देते हैं। hat If a vector is a unit vector, then a vector को a कैप इस तरीके से लिखा जाता है, राइट? आगे चलते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, Same initial point. को इनिशियल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है क्या होगा? टू और मोर वेक्टर्स having same initial point. को इनिशियल वेक्टर तो बात सिर्फ कम से कम 2 के लिए तो होनी चाहिए, तभी तो 2 है ना। आप सिंगल वेक्टर को तो को इनिशियल नहीं बोल सकते, कम से कम 2 वेक्टर प्रेजेंट होंगे तो आप उनको बोल सकते हो कि वो को इनिशियल है या नहीं है। तो वो बोला कब जाएगा? जब उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम आएगा जी, ठीक। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स, Having same magnitude and same direction. two vectors are equal if and only if, उसका मतलब जानते हो ना, if and only if का? Yes, they sir. have same magnitude and same direction. Next, negative of a vector, magnitude same direction opposite Same direction opposite. magnitude same, direction opposite। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हम मुझे लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -a के बराबर। तो ये जो -a वेक्टर है ये ऑटोमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करा देता है कि भाई ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर के बराबर ही होगा और इसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा a वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और अगर लेटर वाइज लिखा जाएगा, मतलब ये तो सिंगल लेटर वाली बात हो गई, अगर डबल लेटर में लिखना है तो सेम ही बात होगी सर, उल्टा लिख देंगे लेटर्स को रिवर्स करके। AB वेक्टर इक्वल टू BA वेक्टर। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं
माइनस टाइम्स ए बी वेक्टर भी लिख सकते या फिर हैं बी ए और बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं अगर दो लेटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्री वेक्टर्स। No फ्री starting वेक्टर्स की point बात अभी can हम be moved कर रहे around हैं। in space. नो स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए फ्री वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट ना हो। आप अपने मतलब क्वेश्चन में जहां पे आपको बोला गया है आप अपने हिसाब से उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एडजस्ट करें। तो जो भी आपके वेक्टर्स चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो ज्यादातर फ्री वेक्टर्स की ही होती है। फ्री वेक्टर्स ही आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के थ्रू ही पता लगेगा कि भाई हम लोग एक फ्री वेक्टर्स कैसे बोल रहे हैं। देखिए अगर मैं हम लोग जैसे डायग्राम तो बनाते ही हैं कि भाई ए वेक्टर मान लो ये है, फिर बी वेक्टर ये है, और फिर वो एडिशन वगैरह करते हैं या डॉट प्रोडक्ट वगैरह करना पड़े, तो क्या दोनों का जो इनिशियल पॉइंट था वो हमें दिया गया? अगर मैं बोलूं कि भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे इसका रिजल्टेंट बताइए, तो जब मैंने यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट रखा, मान लो ये वो पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट रखा, तो जो रिजल्टेंट आएगा व्हाटएवर द वैल्यूज, उसकी बजाय अगर मैं इन्हीं दोनों वेक्टर्स को का इनिशियल पॉइंट बदल के ओ की जगह ओ डैश कर दूं, तो क्या रिजल्टेंट बदल जाएगा? नहीं सर। जब ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर है और डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर है, सिमिलरली बी, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो सेम रहेगा। तो मतलब हम लोग जो क्वेश्चन की सॉल्विंग कर रहे होते हैं, रिजल्टेंट्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि भी हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग का पॉइंट अगर आप बदल भी देते हैं तो भी जो रिजल्टेंट वगैरह आने वाला है, या डॉट प्रोडक्ट वगैरह भी या क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह भी आप करते हैं, तो उनमें भी कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो इनिशियल वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप क्वेश्चन में देने की बात है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट दे दिया गया है तो फिर आप उसके हिसाब से चल लेते हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी दिया होगा तो भी जो आपके जो वेक्टर लॉ है, प्रोडक्ट हो गया या एडिशन वगैरह हो गया, सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, वो सब सेम रिजल्ट्स देंगे व्हाटएवर द इनिशियल पॉइंट इज, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। जब फ्री वेक्टर ये है तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अगर आपको किसी वेक्टर के बारे में बोला गया है और आपको ये बोल दिया जाए कि भाई इसका ये इनिशियल पॉइंट लेना है, तो आप उस वेक्टर को फिर मूव नहीं करवा सकते, राइट। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल और एंटी पैरेलल। Yes. कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? Parallel or anti-parallel. पैरेलल एंड थीटा 0 देखिए कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली दो टाइप के वेक्टर्स को ना रिप्रेजेंट करता है, एक पैरेलल वेक्टर्स और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कहने का मतलब पैरेलल में क्या होता है? सेम डायरेक्शन, different magnitude. मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट सेम एज वेल। अगर सेम भी हो जाएंगे तो फिर वो इक्वल और पैरेलल एक ही बात हो जाएगी ना। तो डिफरेंट होना कोई जरूरी नहीं है।
बस डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है, Yes, sir. है ना। एंड एंटी पैरेलल ऑपोजिट, थीटा 180 Opposite. तो चाहे सर, डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो, ये दोनों ही चीजें कोलिनियर वेक्टर्स में कवर अप हो जाती है, ठीक है। हाँ जी ध्रुव कुछ पूछ रहे थे। सर थोड़े स्क्रीन ऊपर करना, 7th वाला पॉइंट देखना है। तो ये फ्री वेक्टर के लिए ना अगर लोकलाइज्ड है तो उनको सेम लाइन पे भी लाई करनी चाहिए शायद। आप क्या कह रहे हो लोकलाइज के लिए? उनको सेम लाइन पे भी लाई नहीं करना चाहिए दोनों वेक्टर बेटा थोड़ा माइक को पास में लेके आओ। सर अगर लोकलाइज्ड हैं दो वेक्टर तो उनको सेम लाइन पे भी लाई करना चाहिए कोलिनियर होने के लिए। सेम लाइन पे कैसे कहना चाह रहे हो बेटा? लाइन का तो कोई लिंक नहीं है। लाइन के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। सेम लाइन, देखिए अगर आपका जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी एक पर्टिकुलर ले लिया, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे, आई थिंक आप वीडियो देख पा रहे हो। यस सर। मान लीजिए मैं यहाँ पे ना, ये मेरा वेक्टर है, इस डायरेक्शन में चलना है, तो अगर तो ये फ्री वेक्टर होगा तो मैं इसको नीचे ले आऊं तो भी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। यस सर यस अगर सर। मैं ऊपर ले जाऊं तो भी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। यस सर। अगर मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ खींच दूं तो भी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो क्या इन सब में क्या हो रहा है कि भाई आपका जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट बदल जा रहा है वैसे वैसे पूरा का पूरा वेक्टर बदल जाएगा, मतलब उसके सारे के सारे पॉइंट उस वेक्टर के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट बदल जा रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए वेक्टर तो फिक्स है ना, वेक्टर को आप नहीं बदल सकते। आपने उतने ही मैग्नीट्यूड और उतने ही उसकी डायरेक्शन का आपने वेक्टर लेना है। तो जब मैंने इसका एक इनिशियल पॉइंट भी फिक्स कर दिया तो ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या हो गया, फिक्स हो गया, पूरा का पूरा वेक्टर। अब आप इसको उठा के यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। यस सर। ठीक है ना। आपने एक पर्टिकुलर वेक्टर लेना है जो जिसकी ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है। अब आपके पास ये चॉइस था कि आप उसको मूव करवा सकते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, एक और यहाँ पे फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैंने बोल दिया कि भाई इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दो। तो जैसे ही मैं इसको फिक्स कर दूंगा अब मुझे इसको मूव कराने की और कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो मैं ऐसे मूव कर दूंगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा टेढ़ा कर दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये तो वेक्टर ही बदल जाएगा। यस सर। ठीक है ना। आप वेक्टर को नहीं बदल रहे, आप एक पर्टिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हैं कि भाई ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन लेनी है। उस वेक्टर के बारे में बताइए कि क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लोकलाइज्ड में जब आपने उसका फिक्स पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे पॉइंट भी उसके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, कोलिनियर में एक और चीज है, देखिए पैरेलल तो हमने ये समझ लिया है, सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसको जब भी कोई दो कोलिनियर वेक्टर हो तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उनको आपस में रिलेट करने का तरीका क्या है। मैथ्स में आप क्या करते हो, आप इक्वेशंस बनाते हो, है ना, उनकी सॉल्विंग करते हो फर्दर। तो इक्वेशन, अगर कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर लिखे हुए हैं तो आप उनसे क्या इक्वेशन बना सकते हो। आप लिख सकते हो, मान लीजिए a एंड b आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देंगे। यहाँ A पे equals बात हम लोग lambda क्रॉस b। प्रोडक्ट वगैरह की नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल टाइम्स, कुछ लैम्डा टाइम्स आप लिख सकते हैं।
अगर ये एक वेक्टर है, ठीक, और मान लीजिए कोई दूसरा और कोई वेक्टर लेना है जो कि जिसकी सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली बात है बदल सकता है, तो आप क्या करेंगे? दूसरा वाला मैग्नीट्यूड लाने के लिए दूसरा वाला वेक्टर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस वेक्टर को कुछ लैम्डा उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर मैं गिवन वेक्टर को डबल कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक दूसरा वेक्टर मिल जाएगा जिसकी सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डबल है। तो वो जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर बन गया। यस यस ऑटोमेटिकली वो दोनों क्या हो गए? लीनियर वेक्टर हो गए। यस सर। सर मेरा एक डाउट था। एक मिनट बेटा, एक मिनट अभी होने दीजिए। अब इसी में अगर मैं लैम्डा की जगह 3 कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं गिवन वेक्टर को 3 टाइम्स करके एक और वेक्टर बनाना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से मैं लैम्डा की जितनी भी रियल वैल्यूज रख सकता हूं, मतलब लैम्डा की हर एक रियल वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इस गिवन वेक्टर के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे, क्या वो सारे के सारे मिल जाएंगे? यस सर। यस सर। सर रिपीट कर दोगे प्लीज एक बार? और ये फ्री वेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक? एक मिनट, एक बार ये मतलब पॉइंट रिपीट कर दो सर, ये पैरेलल वाला। एक मिनट बेटा वेट कर, एक मिनट। हाँ जी बेटा बताइए। किसको डाउट था? सर मेरे को पैरेलल वाले पॉइंट में डाउट था, जो आप कह रहे थे ना मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारे पैरेलल वेक्टर्स मिल जाएंगे, वो वाला। बेटा Yes, सारे sir. ही देखिए, पैरेलल वेक्टर्स जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं फ्री वेक्टर्स की। ए स्मॉल ए जब सिंगल लेटर से लिखा जा रहा है, स्मॉल बी सिंगल लेटर से लिखा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है? फ्री वेक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे इसमें ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे ना। अगर मैं ये एक वेक्टर लेके चल रहा हूं और इसका मैं डबल कर देता हूं, तो डबल करके मुझे क्या मिल जाएगा? एक डबल मैग्नीट्यूड वाला इस सेम डायरेक्शन वाला एक वेक्टर मिल जाएगा। मिल जाएगा। यस सर। अब उस वेक्टर को मैं कहीं पे भी मूव करवा सकता हूं ना। अगर मैं उस वेक्टर को मूव करा के यहां पे लेके चला गया तो मैं उसे फर्स्ट वाले वेक्टर के पैरेलल बोल सकता हूं ना। बात समझ में आ रही है? यस। एक काम करते हैं, मैं ना एक और पेन लेके आता हूं, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, एक जो ब्लैक वाला है इसका मैंने डबल कर दिया
डबल करके मैंने ये वाला वेक्टर बना लिया। अब अभी तो आप कह रहे हैं कि सर ये सेम एक जब डबल करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और बस इतना हो गया कि भाई ये जो वाला है व्हाइट वाला ये डबल मैग्नीट्यूड का हो गया। तो बेटा जब ये फ्री वेक्टर है तो मैं इस व्हाइट वाले को मूव करा के ऊपर लेके जा सकता हूँ, साइड में लेके जा सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ, तो सारे के सारे पैरेलल इस ब्लैक कलर के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स है वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे इसके डबल मैग्नीट्यूड वाले। हो जाएंगे। यस सर। तो अगर अब लैम्डा को 3 कर देंगे तो फिर वो ट्रिपल मैग्नीट्यूड वाले सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक। यस। हाँ जी, और किसी को डाउट? आगे चले। यस। तो A एंड B वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो हम लोग उनसे ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि A वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। लैम्डा अगर पॉजिटिव होगा तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो इसी लैम्डा के साइन के ऊपर क्या है, एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो कोलिनियर अगर लिखा गया है तो इससे आप सीधा सीधा A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोला जाएगा जी? सेम प्लेन में लाई कर, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। देखिए हम लोग प्लेन के बारे में जो ज्यादातर बातें हैं वो आगे जाके ही करते हैं ना, 3D जब चैप्टर पढ़ते हैं। अदरवाइज प्लेन क्या है, प्लेन एक सरफेस का काम करते हैं। एक सरफेस, मान लीजिए आपने ये एक सरफेस लिया हुआ है, एक सरफेस है, ठीक। इस सरफेस में आपका ये भी एक वेक्टर हो सकता है, ये भी एक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से एक प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स आपके बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यस। एक प्लेन बहुत सारे या यूं कहो इनफाइनाइट वेक्टर्स को कंटेन कर रहा होता है। अब इसमें एक दो चीजें नोट वाली हैं, तो लिख लीजिए। अगर आप कोई भी दो वेक्टर के बारे में बात करते हैं, आपको कहीं पे भी है ना दो वेक्टर के बारे में बोला गया है कि भी लेट A एंड B वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर्स, तो बेटा दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। यस। इसका मतलब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप उसको थोड़ा है ना IJK से रिलेट करने का ट्राई करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपने IJK के साथ रिलेट नहीं करना है, ठीक है। वो हम लोग आगे जाके देखते हैं, आप ऑल्दो आपको IJK के बारे में बात तो पता है। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि जब दो वेक्टर के बारे में बात होती है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। मान लीजिए ये दो वेक्टर ऐसे पड़े हैं, तो बेटा मैं एक ऐसा प्लेन बना सकता हूं ना कि जो कि इन दोनों वेक्टर से पास हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगर ये दो वेक्टर ऐसे होते, मान लो ऐसा कर लेते हैं, इसकी पोजीशन थोड़ी बदल देते हैं, तो बेटा अभी भी ऐसा तो हो सकता है कि मैं एक ऐसा प्लेन पास करवा दूं कि जो कि दोनों वेक्टर से पास कर जाए। वो प्लेन हॉरिजॉन्टल होना या वर्टिकल होना वो कोई जरूरी नहीं है। प्लेन टेढ़ा तो हो सकता है ना, सरफेस टेढ़ी तो हो सकती है ना। टेढ़ी का मतलब ये नहीं कि कर्व टाइप की सरफेस, लेकिन सरफेस है ना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल
का होना कोई जरूरी नहीं है, राइट। सरफेस टिल्टेड हो सकती है, राइट। तो जो प्लेन है वो टिल्टेड तो हो ही सकता है, कोई जरूरी नहीं होता कि हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही बात करना होता। तो अगर कोई दो वेक्टर इस डायरेक्शन में पड़े हैं या ऐसे पड़े हैं या इस ऐसे पड़े हैं, तो आप उन दो वेक्टर से, गिवन वेक्टर से आप हमेशा एक प्लेन जरूर पास करवा सकते हो। तो जब गिवन टू वेक्टर से आप हमेशा एक प्लेन पास करवा सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो जो दिए हुए दो वेक्टर हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, चाहे कोई भी दो वेक्टर आप ले लो। कोप्लेनर का मतलब ये नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर प्लेन से पास करें। कोप्लेनर का मतलब है कि भाई उन दोनों, एक ऐसा प्लेन आपको मिल जाए जो कि उन दोनों को कंटेन कर ले। तो कोई भी दो वेक्टर आप लेंगे तो उनको कंटेन करने के लिए एक प्लेन आप जरूर बना सकते हैं। तो यहीं पे बात आती है कि अगर थ्री वेक्टर्स की बात करेंगे तो थ्री वेक्टर्स कैन नॉट बी और कैन नॉट बी कोप्लेनर। और यहां पे इसी में एक चीज और ऐड कर लीजिए, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स describes space। देखिए थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपका ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो मैंने ये दो वेक्टर लिए और मैंने एक तीसरा ऐसा वेक्टर ले लिया जी, ऐसा मेरी डायरेक्शन वाला। तो अब आप अगर इन तीनों को देखेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई अगर दोनों ब्लैक वालों को देखें तो उनसे एक प्लेन पास करवाएंगे तो तीसरा उसके अंदर नहीं आ रहा, पूरा का पूरा नहीं आ रहा। अगर मैं इस व्हाइट वाले को और दोनों में से एक ब्लैक वाले को कंसीडर करके प्लेन बनाऊंगा तो दूसरा ब्लैक वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में नहीं लाई कर रहे। तो तीन वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो कोप्लेनर ना हो, और कोप्लेनर होंगे तो वो वाला सिनेरियो तो वैसे ही बड़ा आसान है कि भाई ये तीनों के तीनों ऐसे ले लो, बन गए तीनों कोप्लेनर। तो तीन के लिए तो पॉसिबिलिटी दोनों है, कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब बात आती है कि अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो जो नेक्स्ट लाइन मैंने लिखवाया है कि थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स डिस्क्राइब स्पेस। अब डिस्क्राइब स्पेस का मतलब क्या है? अगर आपको कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे दिए जाए तो आप इन तीन वेक्टर के रिस्पेक्ट में इस प्लेन में इस स्पेस में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको लिख सकते हो। स्पेस में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स को आप इन तीन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, ठीक। यस सर। जैसे आप IJK के बारे में बात करते हो, वो जो IJK है वो एक स्टैंडर्ड चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने तीनों जो वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लिए। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो फिर हम लोग उस स्पेस में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्या IJK के टर्म्स में लिख पाते हैं ना। तो वो जो IJK वाला है वो एक स्टैंडर्ड चीजें हैं जिसमें हमने जो वेक्टर्स एज्यूम कर लिए हैं I, J एंड K वो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो वो एक फिक्स सिस्टम हो गया। लेकिन अगर तीनों के तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना भी हो, बस वो कोप्लेनर नहीं होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए।
उनका आपस में परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है, तब भी पूरा का पूरा स्पेस डिफाइन हो सकता है। स्पेस के इस पूरे स्पेस में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम लोग इन तीनों वेक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो तीन नॉन कोप्लेनर की बात रही। इसी में ना आप पहले वाले पॉइंट में इधर एक और चीज ऐड कर लीजिए कि टू वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, डिस्क्राइब्स ए प्लेन। अगर कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि भाई इन दोनों दो वेक्टर ले लिए जाएं तो उनसे एक प्लेन बन ही सकता है। तो वो अगर उनसे प्लेन बन सकता है तो कहने का मतलब वो जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के अंदर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको, उन पॉइंट्स को हम लोग इन दो वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक सर, हाँ जी, जो आपने तीन वेक्टर्स के लिए बोला था कि अगर तीसरा वेक्टर बाकी दो के परपेंडिकुलर भी ना हो वो फिर भी डिस्क्राइब कर देगा ना स्पेस को। हाँ जी, ठीक है सर। ये बातें जो है अभी है ना आप लोगों के लिए शायद नहीं है। धीरे धीरे जब आप इनको क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आप इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या हाई फाई पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इतने हैं जी। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है? इसको करने के लिए दो लॉ होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ होता है, एक पैरेललोग्राम। बड़ा है ये, है ना। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं जी? हेड टू टेल जॉइन करके फिर रिजल्ट। मान लीजिए ये हमने पहला एक वेक्टर बनाया विच इज ए वेक्टर, फिर एक और बी वेक्टर, एक और वेक्टर है विच इज बी वेक्टर, उसको जिसके साथ इसे जोड़ना है। तो जो बी वेक्टर है वो हम लोग कैसे बनाएंगे कि जो बी वेक्टर का टेल होगा वो ए के हेड के साथ ज्वाइन करा देंगे और फिर बी वेक्टर को बनाया जाएगा। ठीक, तो बी वेक्टर का जो हेड पॉइंट जहां पे पहुंच जाएगा वो हमारा आखिरी वाला पॉइंट हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो सम हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा इसके टेल से हेड तक। ये एक और अनदर वेक्टर जो कि ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन करता है, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। राइट, ठीक, दिस इज ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं हम लोग? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल जॉइन दोनों का एडिशन करना है तो हम लोग डायग्राम बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, जो ए वेक्टर का टेल है उसी से बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन कराते हैं। तो जब ये दोनों वेक्टर हमने बना लिए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इन दोनों वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो इनके पैरेललोग्राम के कंप्लीशन से ये वाला जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को दोनों के टेल से अगर ज्वाइन किया जाए तो ये वाला जो वेक्टर आपको मिलता है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दिस इज ए प्लस बी। और इसी पैरेललोग्राम का अगर मैं दूसरा वाला डायगोनल देखूं, देखिए
देखिए जब भी हम लोग सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करते हैं। ट्रायंगल लॉ थोड़ा कम फॉलो होता है। पैरेललोग्राम लॉ के दोनों डायगोनल्स से ही हमें रिजल्टेंट्स मिल जाते हैं। तो जो पहला वाला रिजल्टेंट था, मतलब पहला वाला सॉरी डायगोनल था, वो आपका a प्लस बी का रिजल्टेंट डिनोट कर रहा होता है। जो दूसरा वाला डायगोनल है वो a माइनस बी वेक्टर, Vector minus B a vector वेक्टर minus माइनस B. वेक्टर। a वेक्टर माइनस b वेक्टर। दूसरा वाला जो रिजल्टेंट है वो इस चीज को डिनोट कर रहा होता है, मतलब उनके सब्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा होता है। ठीक, समझ में आया है? अगर आपको a माइनस बी के बारे में पता करना हो तो a माइनस बी ऑटोमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इस पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट कर जाता है। अब इसमें a माइनस बी क्यों लिखा गया, b माइनस a क्यों नहीं लिखा गया, वो भी आप देख सकते हो कि जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया तो इसमें मेरा टेल कहाँ से चालू हो रहा है, बी से चालू हो रहा है, हेड कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है। तो जहाँ पे हेड होता है वो पहले लिखा जाता है, जहाँ पे टेल होती है उस वेक्टर की वो माइनस करके लिखा जाता है। ठीक है ना? यस सर। और इसके जो रिजल्टेंट के फॉर्मूले हैं वो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं जी। जिसमें पहला जो फॉर्मूला है दैट इज मॉड ऑफ a प्लस बी। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने हैबिट बनानी है कि वो a एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ a होता है। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग वेक्टर के टर्म्स में उसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू cos थीटा। और थीटा है क्या यहाँ पे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। इस पैरेललोग्राम में जो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है। और इसी में अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो फिर वो क्या बन जाता है? ये बन जाएगा। यस सर। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें पहली प्रॉपर्टी है अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा जाए, उसकी बजाय अगर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा? सेम होगा। यस। यस सर। इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर अगर तीन वेक्टर का एडिशन करना पड़े तो उसमें आप किसी भी दो वेक्टर का एडिशन पहले करके उसके रिजल्टेंट को तीसरे में जोड़ सकते हो। यस सर। इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं जी। फिर एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तब जाके वो हमें सेम वेक्टर मिल जाएगा। सर स्क्रीन पर ना मैसेज आ रहा है कोई। क्या कह रहे हो? स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, मतलब स्क्रीन कवर हो रही है।
नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। अगर आप ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर जोड़ देंगे तो आपको 0 वेक्टर मिल जाएगा। एंड लास्ट इज जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम करके उसका रिजल्टेंट मिलेगा, m टाइम उसके ऊपर एक इनइक्वालिटी होगी। ए प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से लेस देन इक्वल्स टू रहेगा और मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी से ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स हो। और सेम बात माइनस के लिए भी बोली जा सकती है। मतलब जो दो वेक्टर का आप एडिशन करें उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट आपका इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा। आप इक्वालिटी नहीं बोल सकते यहाँ पे होती है इनइक्वालिटी कि दो वेक्टर का को आपने जोड़ा तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो, उससे छोटा हो सकता है। और उसको रिलेट करने का बेस्ट तरीका क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये जो फॉर्मूला है जी, सीधा सीधा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस बी ये किसके बराबर पढ़ा हमने? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो बेटा आप मुझे एक चीज बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा 0 यस a प्लस बी का। ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 कंसीडर कर लेगा जी, राइट? तो जब ये 1 वैल्यू हो जाएगा तब ये मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अंडर रूट हट के नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बन जाएगी। कहने का मतलब जब थीटा 0 होगा मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होंगे तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम हाइट का होगा, मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा। और वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर होगी? दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगी। और मिनिमम के लिए क्या? cos थीटा को -1 ले लेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री ले लेंगे। उस केस में ये मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। और उसका फर्दर मॉड, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो मॉड लगाना पड़ता है। अल्टीमेटली हम लोग ये कहते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, राइट? यस यस सर। तो बेटा आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जब भी एक वेक्टर बनता है तो वेक्टर में जैसे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो उस वेक्टर को हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली है ना फिजिक्स में क्वेश्चंस करते हो, फोर्स का करते हो या है ना किसी भी और चीज का करते हो, तो आप फोर्स अगर किसी और डायरेक्शन में भी लग रहा है तो आप उसके 2 कंपोनेंट बना लेते हो, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला, डिपेंडिंग अपॉन कि भी आपको कैसे उसको यूज करना है। तो अब
किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में बनाया जा सकता है, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो हमारे जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है वो क्या है, IJK है। कोई भी वेक्टर है, मान लो OP वेक्टर है, आप उस OP वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उसके फॉर्म में आप उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, उसके लिए पहले तो ये स्टैंडर्ड चीजें हैं कि अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना है तो उसके यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस वाले जे कैप को जेड एक्सिस वाले को के कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आई कैप लिख रहा हूँ, अकेला आई कैप लिख रहा हूँ, अकेला आई कैप भी एक वेक्टर बन जाता है विद वन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली इन दी एक्स एक्सिस, है ना। तो ये अकेला आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अकेला जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अकेला के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरीके से अगर मुझे किसी भी वेक्टर को लिखना है, मान लीजिए मैं ओपी वेक्टर को लिख रहा हूँ x टाइम्स आई कैप, y टाइम्स जे कैप, z टाइम्स के कैप, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होगा, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होता है। अगर मैं इसका 3D में डायग्राम बनाना चाहूँ तो 3D में डायग्राम क्या होगा कि जो ओरिजिन है वहां से चालू करना है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग कितना, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग वाई Y यूनिट चलना है, यहाँ पे पहुंच गए। फिर जेड एक्सिस के अलोंग जेड यूनिट्स चलना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक क्यूब बना लूंगा, क्यूब बना लूंगा, इसकी जो साइड है वो क्या होंगी, एक्स वाई और जेड लेंथ की होंगी। लाइक दिस इज एक्स यूनिट्स, दिस इज वाई यूनिट एंड दिस इज ये जेड यूनिट। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी पी एंड दिस वेक्टर ओ को पी से ज्वाइन कराने वाले वेक्टर को हम लोग ओपी वेक्टर बोलते हैं, राइट। इस पी पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, ओरिजिन से चले, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स यूनिट चले गए, फिर वाई के अलॉन्ग वाई यूनिट चल गए, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड यूनिट्स चल गए, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुंचेंगे, राइट। तो अब इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स, अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना पड़े तो इस पी पॉइंट को क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में x, y, z टाइप से लिखा जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं तो इनको अगर ऐड करना पड़े तो क्या क्या होता है,
कंपोनेंट वाइज ही दिया। Yes. कंपोनेंट वाइज आप उसे ऐड कर सकते हो। जो आई डायरेक्शन में है उनको आपस में जोड़ दिया गया, जो जे डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट आपस में जोड़ दिए गए, और जो के डायरेक्शन में है उनको आपस में जोड़ दिया गया। और अगर सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा जी, तो इसलिए मैं माइनस यहीं पे लगा रहा हूँ। सब लिख पा रहे हो ना? हाँ जी, सब लोगों ने नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत हो? No, sir. लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट लोग बात कर रहे हैं कि अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड बस चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। Yes. मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन सेम या फिर अपोजिट होगा। कि अगर बी वेक्टर है जो कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिखा गया है, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, इनफैक्ट मॉड टाइम्स लैम्डा टाइम। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगा? या तो सेम रहेगा अगर लैम्डा पॉजिटिव है, और या फिर अपोजिट हो जाएगा अगर लैम्डा Negative. नेगेटिव है। नेक्स्ट, अगर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे? मान लीजिए P पॉइंट x1 y1 z1 है, Q पॉइंट x2 y2 z2 है। ये कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा जा रहा है। तो कंपोनेंट के टर्म्स में आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो वेक्टर क्या बनेगा जी? X2 minus X1 X2 minus X1 I cap. उनके जो x कंपोनेंट है उनका सब्ट्रैक्शन करके i कैप के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। y कंपोनेंट का आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा जी, उनके साथ j कैप मल्टीप्लाई करा देंगे, और z वैल्यूज का आपस में सब्ट्रैक्शन होकर उसके के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे p वेक्टर लिखा गया है, तो हमेशा आपने क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है।
यहाँ तक इस पूरी थ्योरी में कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। बेटा इसके ऊपर बेस्ड हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। सर वो पी क्यों लिखा है, तो x1 माइनस x2 नहीं होगा? जो फाइनल होता है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो फाइनल। यस सर, ठीक है ठीक है। करिए बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई। हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हाँ जी, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना लूँ ABC, तो बेटा A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा?
3,4 minus -4 -4, -4, -4 3, -4, -4। कि पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे क्या रोल है वो भी एक बार जान लीजिए। आपको बोला गया पॉइंट्स ए, पहले ए पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर दिस, ये वाला उसको पोजीशन वेक्टर दिया गया है। दैट मीन्स अगर मैं ए वेक्टर को बनाना चाहूं, इस ए वेक्टर को बनाना चाहें तो क्या होगा? जब ये पोजीशन वेक्टर बोला गया है तो मतलब इस ए वेक्टर की स्टार्टिंग कहां से होगी? ओरिजिन से होगी। तो ओरिजिन मान लो कहीं पे भी है, हमें नहीं पता, मैं यहाँ पे तो डायग्राम बना रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तो हम लोग फिर ए वेक्टर कैसे बना रहे होंगे? ऐसा बन रहा होगा हमारा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बनने के बाद जो कैपिटल ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो 3, -4, -4 आ जाएगा। आ जाएगा सर यस बेसिकली अगर मैं इस ओरिजिन को ओ का नाम भी दे दूं तो हमें ये ओ ए वेक्टर ही तो किसके बराबर दिया गया है? 3i - 4j - 4k। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मान लीजिए मैं उसको कुछ भी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिख लेता हूं, तो बेटा उसमें से किसके कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं मैंने? ओरिजिन के। origin, तो क्या मेरी ये इक्वेशन बन के आएगी? सर राइट एंगल एट ए आ रहा है। देखिए यहाँ पे शायद आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी ये समझा रहा हूँ कि भाई पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कैसे बन रहा है। पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे क्या रोल है कि आपको बोला गया पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर लेना है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक 3i - 4j - 4 के वेक्टर लेना है। तो उससे हम लोग कैपिटल ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली कैसे बोल पा रहे हैं? वो इस तरीके से बोल पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन बन रही है हमें कि ओ ए वेक्टर ही तो हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया ना, ओरिजिन को उससे ज्वाइन कराना पॉइंट को। तो दिस ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i - 4j - 4k। अब ओ ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? अभी हमने थ्योरी पढ़ा कि भाई दो पॉइंट अगर आपको दिए जाएं उनका और उनके बीच का वेक्टर आपने लिखना है तो वो कैसे लिखा जाता है कि भाई उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करके होता है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट करने थे तो इसलिए मैंने उसको x1 y1 z1 मान लिया, तो उस तरीके से लिखा। और फिर जब ओ वाला पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट है तो उसको 0 0 0 करके लिख दिया। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बेसिकली 3i - 4j - 4k के बराबर लिखा गया है। यहाँ से मैं सीधा जब ओरिजिन है 0 0 0 है सारी वैल्यूज, तो सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूँ कि x1 y1 z1 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 3 - 4 - 4, राइट? यस सर। तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको दिया गया है तो वो सीधा सीधा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देता है, वो इस इक्वेशन की वजह से होता है। तो बाकियों को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि b के वैल्यूज क्या जाएंगी? 2, -1, 1। c की वैल्यूज क्या जाएंगी? 1, -3, -1। अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने का बेस्ट तरीका क्या है? अभी फिलहाल हमने कोई क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट सर डॉट निकाल के तो अभी आप उसको नहीं लगाएंगे सर उसके बिना ही वेक्टर्स निकाल के उसके उनका वेक्टर्स निकाल के पाइथागोरस। सर जो Yes, ए वेक्टर है वो distance. b + c वेक्टर था उससे गया। तीनों वेक्टर की जो लेंथ है वो आप निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा जी? √35। मतलब
पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं फिर रूट 35 ए बी वेक्टर मतलब क्या 2 माइनस 3 आई क्या प्लस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 जे क्या प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के क्या। तो ये जो भी वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ से अब सीधा सीधा ए बी का मॉड निकाल दूंगा तो वो कितना आ रहा है रूट 35 यस सर। सिमिलरली आप बी सी पहले निकालेंगे तो बी सी का मतलब क्या 1 माइनस 2 आई कैप -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी प्लस जी कैप फिर -5 -1 के कैप। अब यहाँ से मैं बी सी का मॉड कैलकुलेट करूंगा तो रूट ऑफ 41 रूट 41 अब मैं सी ए वेक्टर निकाल लूंगा तो सी ए वेक्टर क्या आएगा जी रूट 6 3 माइनस 1 आई कैप -4 प्लस 3 जे कैप -4 प्लस 5 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा तो +5 ठीक है। ठीक है तो यहाँ से बेटा सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट 6 √6। यस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई जो बी सी मॉड का स्क्वायर है वो आपका ए बी मॉड के स्क्वायर और सी ए मॉड का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है। मतलब दो साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है मतलब ट्रायंगल क्या होगा राइट। सर ये बोर्ड्स में से ए बी वेक्टर लिख के दिखाना पड़ेगा या डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कह सकते हैं? बेटा वैसे तो मतलब कि जब बोर्ड की बात आती है तब तो आप डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब कर ही चुके होंगे तो वो आपकी इच्छा है जैसे भी आप करना चाहेंगे। सर पर निकाल के दिखाने पड़ेंगे ए बी बी सी और सी ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट करके दिखाना ही पड़ेगा आपको। ये पता करना पड़ेगा ना कि कौन से दो परपेंडिकुलर है। नहीं सर मैं इसी में कह रहा हूँ जैसे आपने ए बी वेक्टर पे ऊपर लिखा है ऐसे लिख के या डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा दें कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पिछले क्वेश्चन में जो पोजीशन वेक्टर्स थे सर वो भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे सर, वो कोइंसिडेंटली आ गया या ये होना भी चाहिए था? मतलब पॉइंट इस तरीके से दिए गए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ओके सर। हर बारी थोड़ी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पॉइंट ऐसे दिए गए हैं कि राइट एंगल बन रहा होगा। 90 डिग्री आ जाएगा सर 90 सब लोग ये सेकंड क्वेश्चन बताइए सॉल्व करिए। सर 90 क्या आंसर आएगा 90 90 डिग्री 90 डिग्री। रीजन क्या है पॉलीगन लॉ से देख लो। रीजन क्या है बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 cos थीटा 0 आ जाएगा जहाँ से थीटा 90। बिल्कुल ठीक है जी।
देखिए एक तो आपने दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा ही है, तो दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्मूले को सीधा सीधा लगा दीजिए, तो cos थीटा 0 आ जाएगा, तो थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो है। अदरवाइज दूसरा लॉजिक क्या है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई जो प्लस वाला मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पैरेललोग्राम के एक डायगोनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा माइनस वाला है वो दूसरे डायगोनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? वो डायगोनल्स इक्वल है, बराबर दिए गए हैं। यस यस ठीक है। तो ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होगा जिसके डायगोनल लेंथ बराबर आएंगे? स्क्वायर, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। यस अगर रेक्टेंगल भी ले लेंगे तो भी तो क्या है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, राइट? तो जो भी आपको ठीक लगता है, चाहे रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, चाहे आप इस लॉजिक की हेल्प से कर लीजिए। अगर बोर्ड्स में कर रहे होंगे तो फिर तो बेटा आपको फॉर्मूला ही बेटर वे रहेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। हो गया सर, डन। हो गया सर। डन सर। हो गया। डन सर। किसी भी दो वेक्टर को अगर सेम डायरेक्शन में प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे जी? साइन सेम होना चाहिए। सर c लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा a लिख देंगे। यस यस सर, उस लैम्डा फॉर्म में। पॉजिटिव होना चाहिए। लैम्डा पॉजिटिव आना चाहिए। जिसमें लैम्डा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव नंबर होना। यस ठीक है ना? जैसे मैं बार बार है ना, जब हमने कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बात करा था तो मैंने आपको तब लिखवाया था कि भाई अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे तो ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो उस फॉर्म को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कभी भी आप दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन प्रूव करते हो तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स बना के प्रूव कर देते हैं। सेम है तो वो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ऑपोजिट है तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब यहाँ पे सी और ए में लैम्डा वाला रिलेशन कैसे लेके आएंगे? आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है, तो जब आपको पहले सी और ए में रिलेशन बनाना है तो क्या करना है? बी को एलिमिनेट कर लेना है। तो इन दोनों में बी को कैसे एलिमिनेट करोगे? फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सेकंड को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को जोड़ दोगे। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 12 हो जाएगा, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करके ये -12 हो जाएगा, तो ऐड अप करेंगे तो कट जाएगा, है ना? तो इस तरीके से सीधा सीधा बात बन जाएगी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 11c वेक्टर इक्वल्स टू
3 टाइम्स इसका मतलब 9, 4 13 टाइम्स इसका मतलब 13। ठीक है, तो इस 11 से इसको डिवाइड भी कर देंगे तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख देंगे कि भाई सी वेक्टर इज इक्वल टू 13 by 11 टाइम्स ए वेक्टर, व्हिच इज 13 by 11 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इस वजह से ये सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, यस सर। और यहीं पे अगर हम लोग ए को एलिमिनेट कर देते हैं और बी के टर्म्स में सी और बी का रिलेशन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, जैसे अगर मैं 1 में से सीधा सीधा 3 टाइम्स ऑफ 17 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा -5 सी वेक्टर, ये बन जाएगा आपका 13 बी वेक्टर। यहाँ पे आप देख रहे हो अगर मैं इस -5 से इसको डिवाइड भी कर देता हूँ तो क्या होगा, -13/5 बन जाएगा, विच इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, सबको समझ में आया है? किसी को आज की क्लास में कोई दिक्कत? नो सर। ओके बेटा, थैंक यू। सर थैंक हाँ यू जी, सर। ये चैप्टर कितना बड़ा है वैसे, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा करने में? 5-6 लेक्चर लग जाएंगे। सर और सारा वो 11th वाला ही है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है? एक्स्ट्रा भी है थोड़ा बहुत। अच्छा ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।